वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका आज की कक्षा में स्वागत है। कक्षा 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। कंज्यूमर बिहेवियर, बजट लाइन एंड मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस। इन दिस पोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल लर्न अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। इनके बारे में हम ज्ञान पढ़ेंगे आज। अध्याय नंबर 3 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अर्थात उपभोक्ता व्यवहार की धारणा क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार की धारणा का अध्ययन करने से पहले हम निम्नलिखित अवधारणाओं को जानना जरूरी है ताकि हम इस अवधारणा को अच्छे से जान सकें। सबसे पहले उपभोक्ता कौन है? हु इज़ द कंज्यूमर। आमतौर पर एक व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उपभोक्ता शब्द का प्रयोग संस्थाओं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह अर्थात परिवार के लिए किया जाता है। उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता अपने व्यय से योग्यता प्राप्त करता है। उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे दी हुई आय और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उपभोक्ता का उद्देश्य उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त करना होता है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, अब ये जानने का प्रयास करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन हो कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता है। शैमलन के शब्दों में इसकी एक बड़ी सरल सी सुंदर सी परिभाषा है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। अब यहाँ एक शब्द आया आपका उपयोगिता। तो हम उपयोगिता जानने का प्रयास करेंगे कि उपयोगिता क्या है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? किसी भी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए, प्यास लगने पर हम अपने पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। पानी की यह जो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्यास संतुष्ट करते हैं, पानी की उपयोगिता कहलाती है। लिप्सी के अकॉर्डिंग उपयोगिता वह संतुष्टि है जिसे कोई व्यक्ति उपभोग के स्वरूप प्राप्त करता है। उपभोक्ता व्यवहार क्या है ये देखेंगे हम। व्हाट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर, यही हमारा चैप्टर था आज मैन। इन धारणाओं के बाद अब इस पर पहुंचेंगे हम कि उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता यह चुनाव करते हैं कि वह अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। उपभोक्ता के इस व्यवहार का अध्ययन ही उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन कहलाता है। उपभोक्ता बजट, बजट समूह तथा बजट रेखा, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इनके ऊपर चलते हैं। पहले कंज्यूमर्स बजट या बजट सेट एंड द बजट लाइन। उपभोक्ता बजट से अभिप्राय उपभोक्ता के निर्धारित आय से। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसके पास एक निश्चित आय है। मान के चलना पड़ता है हमें अध्ययन करने के लिए। और इसके साथ ये भी मान लिया जाता है कि उपभोक्ता इस निश्चित आय को दो वस्तुएं ही खरीदना चाहता है। वैसे बहुत वस्तुओं पर खर्च करते हैं, बट हमें ये मानना पड़ेगा कि दो वस्तुएं तथा उन दोनों वस्तुओं की कीमतें पहले से ही बाजार में निर्धारित है जिनका उपभोक्ता को ज्ञान है। मान लीजिए एक उपभोक्ता का बजट 60 रुपये है तथा सेब और संतरा वह दो वस्तुएं हैं जिन पर वह उपभोक्ता अपने 60 रुपये खर्च करना चाहता है। सेब की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई, संतरे की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। एक उपभोक्ता विभिन्न अनुपातों में इन वस्तुओं को खरीद सकता है जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रकट कर सकते हैं। उपभोक्ता के विभिन्न संयोग हैं जिनकी ये संभावनाएं हो सकती हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ हमें। वस्तु नंबर 1 सेब की इकाइयाँ, वस्तु 2 संतरे की इकाइयाँ। यदि हम सेब की इकाइयाँ 0 लेते हैं तो संतरे की इकाइयाँ 60 हैं। यदि हम सेब की इकाइयाँ 10 लेते हैं तो हमें संतरों की इकाइयाँ कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आय निश्चित है तो हमें संतरे कम करने पड़ेंगे और हम संतरे 60 से 40 करेंगे क्योंकि सेब है वो 2 रुपये का एक है। तो 10 खरीदेंगे 20 रुपये के, तो संतरे हो गए आपके। तो 60 रुपये के 60 संतरे थे, उनमें से
20 रुपये हमारे कम हो गए, 40 रुपये रह गए और 40 रुपये में 40 ही संतरे बचेंगे। इसी प्रकार यदि हम सेब की 20 इकाइयाँ लेना चाहते हैं तो हमारे संतरे 40 रुपये के हो गए, 60 में से 40 के 20 रुपये बच गए, तो 20 रुपये के 20 ही संतरे आएंगे। और यदि हम सेब 60 सेब लेना चाहते हैं तो 1 रुपये का 2 सेब हैं तो 60 सेब 60 रुपये के हो गए, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, संतरे हम नहीं खरीद पाएंगे, संतरे की मात्रा हमें जीरो करनी पड़ेगी। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु का एक उपभोक्ता अपने समस्त आय पहली वस्तु अर्थात सेब पर खरीदने पर खर्च करता है तो वह इसकी 30 इकाइयाँ खरीद प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी समस्त आय दूसरी वस्तु पर खर्च करने के लिए खर्च करता है तो वह इसकी 60 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 60 इकाइयाँ वाले 1 रुपये की और 30 वाले 2 रुपये की है। इसी प्रकार उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी सोच सकता है। जो उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु 1 और वस्तु 2 में दी गई कीमतें खरीद सकता है। अब बजट सेट क्या है या बजट समूह क्या है? दो वस्तुओं के एक समूह के प्राय संयोगों को व्यक्त करता है। जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो तो कौन कौन से खरीद सकता है, उनकी जो दिखाता है उसको हम बजट समूह कहते हैं। उपभोक्ता की इस धारणा को हमने रेखा चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। ये एक आपके साथ है इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप बजट लाइन देख रहे हैं। ये चित्र मैंने दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये चित्र आपका बजट लाइन, ये आपकी बजट लाइन है। ए से लेकर डी तक की जो लाइन खरीदी गई, क्योंकि इस पर जितने भी संयोग आएंगे वो खरीद सकता है। ए और बी पर जहाँ भी संयोग नहीं, चाहे वो बी संयोग है, चाहे सी संयोग है, चाहे कोई और अन्य संयोग है, वे इस बजट में वो खरीद सकता है। इसके ऊपर का भाग वहाँ अप्राप्य है और नीचे वाला प्राप्त साधन है। ये साधन नहीं है अप्राप्य नहीं, कोई भी यहाँ कोई बिंदु है तो आपका नहीं खरीद सकता वो। और यहाँ है ये प्राय साधन, ये जो इतना एरिया है आपका ये वाला, ये प्राय है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। इसके बाद आप रेखा चित्र OX पर सेब तथा OY पर संतरा दर्शाया गया है। उपभोग संभावना तालिका में दिखाए गए विभिन्न बिंदुओं के आधार पर एक रेखा AD खींची जा सकती है। इस AD रेखा को बजट लाइन कहा जाता है। बजट लाइन रेखा, बजट रेखा वह रेखा जो वस्तु A तथा B के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट तथा दोनों वस्तुओं में दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय को वस्तु A पर या वस्तु B पर या दोनों पर संयोगों पर खर्च कर रहा है। इस बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जा सकता है। इस कारण यह बजट रेखा AD यह प्रकट करती है कि बाजार में वस्तु 1 की 30 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 की 60 इकाइयाँ बराबर हैं। इसलिए एक वस्तु की 1 इकाई की कीमत दूसरी वस्तु की 2 इकाइयों की कीमत के बराबर है। या हम कह सकते हैं P1 बराबर बटे में P2 बराबर 60/30 अर्थात 2/1। अतएव कीमत रेखा वस्तु A तथा वस्तु 2 के बीच के कीमत अनुपात को प्रकट करती है। यह दर्शाती है कि वस्तु 1 की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। प्राय अथवा संभाव्य और अप्राय तथा असंभाव्य संयोग अभी जो मैंने आपने बताया, या एट्यूटेबल और फेसिबल और नॉन अटेनेबल और नॉन फेसिबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा सीमा के अंदर सीमा से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए बजट रेखा की सीमा के बाहर कोई भी बिंदु असंभावित को प्रकट करता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, वर्षीय बजट रेखा AD की सीमा के अंदर कोई भी ऐसे उसको प्राय संयोग प्राय है। ये बजट रेखा, ये चित्र में दोबारा दिखा रहा हूँ, आप इसके देखिए, जो बाहर का एरिया है अप्राय और जो अंदर का एरिया, दोनों आप बिल्कुल साफ रूप से देख रहे हैं। इसका ये वाला क्षेत्र है, ये आपका अप्राय है और प्राय क्षेत्र, संभाव्य क्षेत्र इसका ये वाला है। ये दोनों क्षेत्रों के बारे में आपको पता है अच्छे से। इसके बाद रेखा चित्र OAD क्षेत्र और संभाव्य क्षेत्र कहलाता है। उपभोक्ता किसी क्षेत्र में किसी भी संयोग को खरीदने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत OAD क्षेत्र के बाहर जो ये त्रिभुज बनी है OAD, इसके बाहर के क्षेत्र को असंभाव्य क्षेत्र कहा जाता है। अंदर के को संभाव्य और बाहर को असंभाव्य क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास उन संयोगों को खरीदने की क्षमता नहीं होती। अब है तटस्थ समूह क्या है, इनडिफरेंशियल सेट क्या है?
तटस्थता समूह दो वस्तुओं के उन संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए उपभोक्ता इन सभी संयोगों के प्रति तटस्थ होता है। हमें इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तटस्थता समूह के लिए ये बनाया सेब तथा संतरों के संयोग और सेब और संतरे। पहला है आपका ए ऑप्शन है, यदि सेब 1 है तो संतरे 10 हैं, यदि सेब 2 हैं तो संतरे 7 हैं, और यदि आपके सेब 3 हैं, सी है 3 हैं, सी संयोग ये होता है तो ये 5 है, और डी है तो 4। अर्थात पहले के लिए हमें 3 1 से 2, यदि 1 सेब था पहले हमारा, यदि 1 सेब और 2 सेब खरीदना चाहते हैं तो 1 सेब के बदले हमें 3 संतरों का त्याग करना पड़ेगा। बट अगला सेब खरीदने के लिए वो 3 का त्याग नहीं करना चाहेगा, इसलिए 2 का त्याग करेगा, और उससे अगले के लिए वो सिर्फ 1 ही सेब का त्याग करना चाहेगा। अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता होगी। उपरोक्त तालिका में हम मान लेते हैं कि संयोगों को ABCD उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। उपभोक्ता की पसंद इस प्रकार होगी: A से संतुष्टि प्राप्त, B से संतुष्टि प्राप्त, C से संतुष्टि प्राप्त और D से संतुष्टि प्राप्त बराबर है। तो उपभोक्ता ABCD के संयोगों में कोई अंतर नहीं पाता और ABCD संयोगों में समान रूप से संतुष्ट है, इसलिए उपभोक्ता ABCD संयोगों के बीच तटस्थ है। इसलिए इस संयोगों को तटस्थता संयोग भी कहा जाता है, और इसलिए बनाने वाली रेखा को तटस्थता रेखा कहते हैं। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम और उपभोक्ता की प्राथमिकता है। इस टॉपिक पर बात करते हैं। लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह वस्तु की इच्छा, उसकी गहनता कम होती जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे कि उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा की गहनता बढ़ती जाती है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़ोर से प्यास लगी है तो उसे 4 गिलास पानी या 4 रोटियों में से चुनाव करने को कहा जाए तो निश्चित रूप से वह पानी चुनेगा। जैसे जैसे वह पानी पीता जाएगा उसकी प्यास कम होती जाएगी, मिटती जाएगी, और पानी पीने की इच्छा कम होती जाएगी। तो इसके साथ ही प्यास मिटते हैं उससे रोटियों को भी पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जिस दर पर वह, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि हम जिस दर पर वह दूसरी वस्तु अर्थात रोटी और पहली वस्तु पानी की प्रत्येक इकाई के लिए त्याग करेगा, वह दर कम होती है चली जाएगी। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती है, इसलिए उपभोक्ता की इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ इकाइयों के बदले दूसरी वस्तु की स्थान देता है तो उसका कुल संतुष्टि वो समान रहता है, अर्थात उसकी कुल संतुष्टि सत्र में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती। इसे तटस्थता समूह तालिका द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं हम। ये तालिका आपका पहले तटस्थता समूह तालिका, सेब, दूसरे हैं सेब और संतरे के संयोग हैं जो पहले भी मैंने दिखाई थी आपको। तो पहला आपका है सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे हैं। जब 1 सेब है तो 10 संतरे हैं तो 3:1 का अनुपात है। जब 2 संतरे हैं 1 10 का है तो उसमें कोई नहीं है। जब अगली इकाई खरीदी उसमें 2 7 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस 1 और 2 में 1 का, या 3 और 1 का अनुपात है। 1 के बदले में 1 अतिरिक्त सेब के बदले में 3 संतरों को त्याग करने के तैयार है। और सी ऑप्शन है उसमें वह 1 अतिरिक्त सेब के लिए वह 3 संतरों का त्याग करने को तैयार है। 2 संतरों का, 7 और 5 में से 2 ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 2 होना चाहिए, 2 संतरों का तैयार है। और 1 अनुपात में 1 सेब के बदले में 3 संतरों का त्याग करने को तैयार है। एक यहाँ 1 अनुपात, यहाँ 1 उपभोक्ता 1 अतिरिक्त सेब के लिए 1 संतरे। यहाँ भी गलत कर दिया मैंने, यहाँ 3 था, यहाँ 2, यहाँ 1। घटती सीमांत उपयोगिता तभी बनेगी ना, यहाँ भी गलत किया है। पहली बार ये तालिका को ध्यान से देखें। पहली बार वह 3 त्याग करने के लिए तैयार था, फिर वह 2 के त्याग करने के लिए, फिर 1 त्यागने के लिए तैयार है। जैसे उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता 1 सेब ज़्यादा संतरे लेता है, फिर संयोग में वह 1 अतिरिक्त सेब लेने के बाद 3 संतरों का त्याग करने को तैयार है, और यह सीमांत प्रतिस्थापन दर 3:1 की है। संयोग 3 में वह 1 सेब के बदले में केवल 2 संतरों का त्याग करने के लिए तैयार है।
और अब सीमांत प्रतिस्थापन दर 2:1 रह जाती है। इसके बाद वह डी संयोग में एक सेब के बदले में एक और सेब के बदले में उपभोक्ता केवल एक ही संतरे का त्याग करने को तैयार है, अर्थात तो उसके सीमांत प्रतिस्थापन दर घट करके 1:1 रह जाती है। किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता के कुल संतुष्टि स्तर में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। सेब और संतरे के विभिन्न संयोग और ABCD से मिलने वाला संतुष्ट कर रहता है। तो मेरे ख्याल में इस प्रकार से आपको आईसी वक्र, उसकी तालिका और डिफरेंशियल वक्र, ये सारी बातें आपने समझी, तटस्थ वक्र को समझा आपने। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी और आपका लिए अच्छी होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो शेयर ज़रूर करें दूसरे साथियों को, ताकि दूसरे भी साथी आपका इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।